फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के विषय में बता दिया था, यानी वहां पर मैंने उनकी डेफिनेशंस और उनसे संबंधित जो भी एग्जांपल्स थे, है ना, उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो आज जस्ट उसी के बाद, है ना, आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो उसी के जस्ट बाद है। और क्या है कि इसमें आज हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, है ना। यहां पर क्या है कि आज जो टॉपिक हमने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, है ना, वो किसी भी एग्जाम में हो, बोर्ड पेपर में हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, कहीं भी हो, तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं उनको मैंने लिया हुआ है ना। तो चलिए आज हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, एक सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, ये चित्र, और इस डायग्राम में कुछ वैल्यू आपको दी गई है और कुछ आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है, क्या बताया गया है यहाँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि चित्र में प्रकाश किरण माध्यम ए से बी में जाती है, यानी ये प्रकाश किरण है माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है ना, ये है। ठीक, बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है। आपको बताना है कि कौन सा माध्यम दोनों में अधिक सघन है ना, डेंसर मीडियम कौन सा है ये बताना है। और तथा ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, अपवर्तनांक का जो नियम होता है n बराबर साइन ए अपॉन साइन आर, अपवर्तनांक के जो प्रकार होते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसका डिस्कशन मैंने आप किया था, है ना। तो उसी टॉपिक से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। हाँ, ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर आपसे दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सवाल बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, सॉल्व हो जाएगा तुरंत, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर पूछ रहा कि ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है इसमें पूछ रहा कि कौन सा सघन माध्यम है। तो कैसे पहचानेंगे सघन माध्यम है, तो हम इस प्रकार से पहचानेंगे कि सघन माध्यम है। भाई हमें पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगी, या तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है कि नहीं। जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो वो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है कि नहीं। अब ये कंडीशन बनेगी कब, है ना, कि जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मान लिया अभिलंब से दूर जा रही है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब से दूर हट रही है ना, अभिलंब से दूर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा माध्यम है वो क्या है, विरल है, यानी आसान है। अब वहां से क्या है कि प्रकाश किरण विचलन प्रदर्शित कर रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक, तो ये हो गया कि पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल होगा। जब माध्यम विरल होगा तभी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगी, है कि नहीं। उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम सघन होगा, है कि नहीं, तब प्रकाश किरण क्या करेगी, तब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो इस डायग्राम में जरा देखिए, आपको पता चल जाएगा इस डायग्राम को देखने से कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल है, या कौन ज्यादा सघन है। जो ये पूछा है वही बता देते हैं। चलिए, तो देखिए ये प्रकाश किरण यहां से आई, ये है माध्यम ए और ये है माध्यम बी, है ना। ये माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। तो यहां पर क्या है कि इस साइड में देखिए प्रकाश किरण ऐसे आई, है कि नहीं, ये हमारा माध्यम और ये है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, अपवर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। तो ये क्या हुई कि यहाँ पर आई और इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर आई और यहाँ से इस साइड में निकल गई, यानी ये डायग्राम में ऐसे बना हुआ है कि यहाँ से प्रकाश किरण आई और आकर के क्या है, ऐसे चली गई इस प्रकार से। तो देखिए क्या है कि अभिलंब से दूर भाग गई, है ना। ये जो अपवर्तित किरण हुई है दूसरे माध्यम में,
जो अपवर्तन हुआ है दूसरे माध्यम में, प्रकाश किरण क्या हुई, इधर से आई और इस प्रकार से दूर भाग गई, यानी अभिलंब से दूर हट गई। तो अभिलंब से दूर हट गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बी वाला माध्यम है ये पहले वाले की तुलना में क्या है, कम सघन है, या इसको कह लीजिए कि ये विरल माध्यम है। भाई विरल माध्यम है सेकंड वाला, तभी तो ये प्रकाश किरण क्या हुई, अभिलंब से दूर हट गई, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कौन सा माध्यम अधिक सघन होगा, तो पहला वाला माध्यम अधिक सघन होगा। कैसे पता चला, क्योंकि जो प्रकाश किरण यहां से आ रही है वो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, और प्रकाश किरण दूर तभी हटेगी जब माध्यम क्या होगा, विरल होगा, है कि नहीं। तो ये माध्यम क्या है, आपका विरल है, और इसकी तुलना में ये क्या है, आपका सघन है। तो पहला आंसर क्या लिखेंगे कि माध्यम ए क्या है, अधिक सघन है। आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि माध्यम जो ए है आपका वो अधिक सघन है। ठीक, कि माध्यम ए अधिक सघन है। एक तो आंसर मिल गया कि माध्यम ए क्या है, अधिक सघन है, क्योंकि बी वाले में देख रहे हैं प्रकाश किरण कहां जा रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो अभिलंब से दूर तभी हट सकती है जब माध्यम कैसा होगा, विरल होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्या है आगे। कह रहा कि ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। तो यहां पर ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक यानी क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एन, ये किसका सिंबल है, ये है अपवर्तनांक का सिंबल। किसके सापेक्ष कह रहा है, ए के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहता है उसको एन से पहले लिखिए, और जिसका अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है उसको एन के बाद में लिखिए। तो ए के सापेक्ष कह रहा है, ए के सापेक्ष, तो ए को कहां लिखना है, एन से पहले लिखना है, और बी को कहां लिखना है, बी को एन से बाद में लिखना है। यानी ये बनेगा ऐसे ए एन बी, ये है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ए एन बी हो गया, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। अब निकालेंगे कैसे अपवर्तनांक, तो यहां पर देखिए ये जो आपका एंगल बना हुआ है ना, डायग्राम को जरा मैं एक बार यहां भी बना देता हूं फिर से। ये जो बना हुआ है देखिए, यहां पर क्या है, ये कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री, है कि नहीं। और आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये लाइन क्या होती है, अभिलंब होती है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कौन सा होता है, आपतन कोण होता है आई। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को, है कि नहीं। तो ये क्या है, आपतन कोण आई है। अब देखिए यहाँ पर इतना एंगल कितना दिया है, 60 दिया है, और इस डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं, यहां से यहां तक जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, यानी कितना होगा, ये 90 होगा, है कि नहीं। और 90 का देखिए 20 से डिवाइड करके आपको 60 दे दिया है इधर वाला, टोटल ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये टोटल क्या होगा, यहां से यहां तक इस डायग्राम में भी ये टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब 90 में से 60 इतना है, तो बचा कितना होगा, 30 डिग्री, सामने नजर आ रहा है। टोटल कितना है, 90 है, और इतना कितना है, 60 है, तो 90 माइनस 60 कर दीजिए, इतना पता चल जाएगा आपको। यानी यहां पर क्या करना होगा, 90 माइनस 60 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी आपतन कोण कितना आएगा, 30 डिग्री। देखिए ये वाला कोण निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 60 और 30 जोड़ेंगे तो टोटल 90 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 60 30 कितना होगा, 90 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आई का मान कितना हो गया, आई जो हो गया आपका, आई बराबर हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा। तो आई का मान निकाल लिया। ऐसे सेम टू सेम आपको आर का मान भी निकालना है। आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहां पर अपवर्तनांक निकालने के लिए हम साइन आई यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए ये कितना है, तो ये कितना आपका 45 डिग्री। फिर वही बात आ गई कि ये टोटल कोण कितना होगा, ये टोटल कोण नीचे भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा टोटल। और इस टोटल में से आपको आधा यानी 20 से डिवाइड करके कितना 45 दे दिया है
है कि नहीं। ये टोटल यहां से यहां तक कितना होगा, टोटल यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, तो टोटल 90 होगा और इसमें से 45 आपको दे दिया है, तो बचेगा कितना 45, सीधे सीधे पता चल रहा। ये वाला कोण कितना होगा, तो ये, हाँ एक चीज और है, तो ये भी कोण पता करना चाहे तो कितना होगा 45, और ये आपका क्या दिया गया, ये अपवर्तन कोण है आर, यानी यहां पर आर का मान निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर के लिए 45 डिग्री दिया ही गया है। अगर ना दिया गया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मान लिया यहाँ 45 लिख देता, तब भी क्या करते 45 45 90, तभी आर का मान कितना होता 45 आता है कि नहीं। तो ऐसे घटा करके उससे भी निकाल सकते हैं, ये वाला कोण निकाल ले तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हमें आवश्यकता किसकी है, अपवर्तन कोण स्मॉल आर की। तो स्मॉल आर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, यानी यहां से स्मॉल आर कितना मिल गया, स्मॉल आर मिल गया 45 डिग्री। ठीक, ये मिल गया। अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए अपवर्तनांक का, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए कर लेता हूं मैं इसको। तो चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है ए एन बी, ये है, क्या लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की जगह आई की वैल्यू कितनी आई 30, अपवर्तन कोण का मान आर कितना है 45, है कि नहीं। चलिए तो यहां लिख लेते हैं साइन आई, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन आर। ये तो आपको समझ में आया होगा, आई किसके लिए, आपतन कोण के लिए कितना है मान इसका, तो 30 है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। आई की जगह मान कितना होगा 30 डिग्री, देखो उधर लिखा हुआ है 30 डिग्री लिख दिया। साइन आर, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 45 है, तो यहां पर साइन 45। अब ये मैथमेटिकल मान होते हैं, यानी गणित के ये मान आपको याद होने चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर, तो लिख लीजिए ए, यहां पर हो जाएगा ए एन बी बराबर साइन 30 का मान कितना 1/2, तो ये 1/2 हो गया। साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो 1/√2। अब क्या करेंगे, टोटल को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू √2/1। ये तो समझ रहे होंगे, इसको कहां लेकर के चलेगा, इसको मल्टीप्लाई में लेकर के चलेगा ऊपर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल के रूल से। चलिए तो ये हो जाएगा √2 और नीचे क्या है √2 इंटू √2, एक अंडर से अंडर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा √2। तो इसका मान यहां पर ये भी आ सकता है ना, या फिर इसका मान ये हो सकता है, ये 1 हो जाएगा, इसका मान √2 का मान 1.414 है ना, √2 का मान कितना होता है 1.414। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो 0.707 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां पर आंसर लिख देते हैं 0.707, किसका क्या हो जाएगा आंसर। तो चाहे आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको पॉइंट में 0.707 इसका आंसर मिल जाएगा। तो 1 को 1.414 से भाग कर लीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि ए के सापेक्ष माध्यम बी का जो अपवर्तनांक है वो कितना आ जाएगा, वो 0.707 या 1/√2 आ जाएगा, है ना। √2 का मान कितना 1.414, इसका मान रख दिया, इसको भाग कर दिया है, ये आंसर हमें मिल गया है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आपसे डिस्कशन करता हूं। डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि द्रव की, कह रहा कि क्वेश्चन में आपके देख लीजिए दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना करना है आपको, है ना। इस क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है। तो ऊपर क्या हमारा वायु है और नीचे क्या है द्रव का माध्यम दिया गया है। तो इसमें देखिए आपको ऊपर वाले में जो एंगल दिया है वो 135 डिग्री दिया है, और नीचे वाले में जो एंगल दिया गया वो 120 डिग्री, है ना, यानी 120 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या करना है, किसके अपवर्तनांक की गणना करना है। तो अपवर्तनांक की गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। कहीं भी अपवर्तनांक का नाम लिया जाए तो फॉर्मूला आपके दिमाग में घूम जाए, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, है कि नहीं। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा कि n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर।
ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि इस डायग्राम में जो आपका बना हुआ है, इसमें देखिए ऊपर का जो एंगल है वो 135 डिग्री दिया गया है, यानी 135 डिग्री है ना, नीचे 120 डिग्री है। तो टोटल ये एंगल दिया गया है, हम यहाँ से 90 से माइनस करके इसको घटा लेंगे और हमें एंगल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको डायग्राम बना देता हूँ, वैसे तो डायग्राम आप देख ही रहे होंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये डायग्राम आपको बना करके दिया गया है। ये आपका हो गया अभिलंब नॉर्मल, और ये आपको ऐसे दे दिया गया है। ये ऐसे देख करके हल्का सा बेंट है ऐसे। तो ये आपको दिया गया है 120 डिग्री यानी 120 डिग्री, और ये आपका दिया गया है 135 है। ये आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो करना क्या होगा हमें, देखिए आपको पता है, क्या पता है, तो यहां से यहां तक की जो एंगल होगा, इतना एंगल, जैसे मैं इधर बना दूं एक डायग्राम, इतना, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। और देखिए इसने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना एंगल दिया है, 135 दिया है कि नहीं। तो टोटल कितना है 135, 135 से ये कितना होगा, देखिए ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये 135 टोटल। ये अगर इतने की बात कर लिया जाए, केवल इतने की, है ना, इस देखो जरा मैं यहां पर लिखता हूं 135, इतने की बात कर लिया जाए, ये कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। तो टोटल कितना है 135 है, और इतना कितना होगा, कितना है 90 डिग्री होता है कि नहीं भाई। 4 भागों में डिवाइड, तो ये क्या है 90 90 चारों, ये 90, ये 90, ये 90 है कि नहीं, तो 360 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो यहाँ पर 135 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, ये निकालना है आपतन कोण आई। भाई आपको चाहिए क्या, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आई और आर का मान पता चल जाए, है ना, उसकी वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे, सिंपल सा सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डराने के लिए आपको इतना खतरनाक टाइप का डायग्राम बना करके दे दिया है। तो चलिए, तो आई कितना है, तो आई देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई निकालने के लिए 135 माइनस 90 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल होगा आपका कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा आपका 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए यहाँ नीचे वाले में ये टोटल एंगल, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो एंगल है, इतना एंगल इसने कितना आपको दे दिया है, तो ये दिया है 120 डिग्री। और आपको पता है कि अगर इतने एंगल की हम बात कर लें, इतने एंगल की यहां से यहां तक की, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए टोटल यहां से यहां तक की कितना दिया गया है, यहां से यहां तक की टोटल आपका 120 डिग्री दिया है, और इतना कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये वाला 90 डिग्री और ये टोटल यहां से यहां तक कितना है 120 डिग्री है। और आपको चाहिए क्या, यही आपका अपवर्तन कोण चाहिए स्मॉल आर। तो ये वाला निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वाले में से 90 घटाना पड़ेगा। तो 120 माइनस का कितना कर दीजिए 90, तो घटा देंगे सीधे सीधे कितना आ जाएगा 30, यानी आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री, है कि नहीं। तो चलिए यहां पर सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, तो जो आई का मान आया है वो मिल गया आपको, आई का मान मिला है 45, है ना। आर का मान आपको कितना मिला है, ये मिला है 30, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं यहां से। तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, कह रहा था कि द्रव के अपवर्तनांक की गणना करना है, तो चलिए कर लेते हैं अपवर्तनांक की। तो हम यहां लिख लेते हैं ANL, ये वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक है ना, या केवल N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, N के सापेक्ष में L लिख लीजिए, है ना। A का मतलब क्या है कि जहां पर कोई माध्यम नहीं वहां वायु मान लिया जाता है, तो चाहे इसको ANL लिख लीजिए या केवल स्मॉल n लिख दीजिए, वो भी सही है। और या फिर ऐसे लिखा रहने दीजिए, या फिर कोई तरीके से और लिख सकते हैं, ऐसे NL ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा साइन आई अपॉन क्या होगा साइन आर, ये हो जाएगा। आई का मान कितना है 45 डिग्री, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा साइन 45 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आर का मान कितना है 30, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, अभी पीछे सवाल में बताया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद साइन 30 का मान 1/2, तो यहां पर 1/2 रख लेते हैं।
अब इस पूरी वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ऊपर ये 2 हो जाएगा यहाँ। अब 1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा NaNl बराबर ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा यहाँ √2 नहीं बल्कि 2 होगा, है ना, ये 2 ऊपर गया है ना तो 2 होगा, तो केवल ये आपका 2 हो जाएगा, यानी ऊपर 2 हो गया और नीचे √2 हो गया। 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना, कोई भी संख्या हो ध्यान कर लीजिए, जैसे 3 है, अब इसको रूट में लिखने के लिए कहा जाए तो इस 3 को हम अंडर रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। जैसे आप ऐसे भी करते थे कि जैसे यहाँ पर होता था कि 2 संख्या रूट के अंदर होती थी तो 1 3 क्या होता था आंसर, तो यही चीज है, ये इस तरीके से लिख रहे हैं, है कि नहीं, तो ये चीज है आपके लिए। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्या होगा फिर, तो यहाँ पर 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिख लेंगे √2 इंटू √2 और नीचे क्या है आपका √2, एक √2 से √2 कट जाएगा तो क्या होगा आपका √2 आपका आंसर आ जाएगा, या √2 की वैल्यू 1.414, है ना, ये हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए, या इसकी वैल्यू रखी हुई मिल सकती है कि 1.414 ये √2 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से ये आपका वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक या केवल द्रव का अपवर्तनांक निकल आएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको क्या करना, जो मेथड अभी मैंने लगा करके सॉल्व करवाया है आपको क्वेश्चन, ये उन्हीं मेथडों पर बेस्ड है। इसमें आपको केवल डराने के लिए इतने माध्यम दे दिए हैं कि आप देख करके सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, समझने का प्रयास करिए, आसानी समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी घटना को अलग अलग माध्यमों में और जो कोण है आपको दे करके वो बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। कहता क्या है सवाल में कि प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL क्या होता है, तो ANL जो होता है आपका वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, है ना, वह L μg, देखिए यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है तो कहीं n लिखा होगा कहीं म्यू, इससे कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। आप अपवर्तनांक का जो सिंबल है वो n भी ले सकते हैं, वो म्यू भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, की गणना कीजिए। तो डायग्राम बनाया है, पहला माध्यम क्या है कि वायु है, दूसरा माध्यम आपका द्रव है, तीसरा माध्यम कांच है, चौथा माध्यम फिर से आपका वायु है। तो यहाँ पर आपको एक प्रकाश किरण दिखाई गई है जो वायु से आ रही है और वायु में ही फिर बाद में जा रही है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम आपके रफली स्क्रीन पर बना दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कि ये 30 डिग्री ये है, 45 डिग्री एंगल ये, 45 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, 60 ये, 30 ये। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों के मान निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे दोनों के मान, तो अगर इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है तो गौर से देखिए ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा कि जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है उसमें एक अभिलंब भी होता है, सीधी सीधी लाइन है कि नहीं, तो वो यहां पर नहीं है, यही तो ये गड़बड़ है, फिगर अधूरा टाइप में है कि नहीं। हम इसमें अभिलंब बना देंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि किस किरण का कितना विचलन हुआ है ना, कौन सी किरण अभिलंब से कितनी दूर विचलित हुई है ना, तभी तो पता चलेगा। और तभी आपका I और R भी पता चलेगा, है कि नहीं, क्योंकि जब तक इसमें अभिलंब नहीं खींचेंगे आप आपतन कोण अपवर्तन कोण भी नहीं बता सकते ठीक से, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम सब में क्या करेंगे, सारी जगह पर अभिलंब खींच देंगे। अभिलंब क्या होता है, एक सीधी रेखा, सीधी लाइन जो बनाते थे आप। ठीक, चलिए तो यहां पर करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक अभिलंब खींच दी लाइन सीधी सीधी, है ना। तो ये हो गया, मैंने पहले वाले डायग्राम में यानी पहली वाली स्थिति में ये अभिलंब खींच दिया। अब अभिलंब खींच दिया तो अब आपको पता है ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है, यानी ये वाला कोण कौन सा होगा, आपतन कोण I होगा। ये कोण कौन सा होगा, आपतन कोण I होगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो अब यहां पर देखिए फिर मैं आपको वही समझाता हूं, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है
है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए ये जो टोटल एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री, है कि नहीं, 90 डिग्री होता है। इसमें से देखिए यहाँ की वैल्यू आपको 30 डिग्री आधी दे दिया है, यानी इसमें 20 से डिवाइड करके 30 डिग्री वैल्यू दे दिया है। तो फिर बचा हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या ये आपतन कोण कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कोण कितना होगा, 90 डिग्री, यानी यहां से यहां तक कितना होगा, 90 डिग्री टोटल 90 डिग्री है, और उसमें से आधा तोड़ करके आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। तो 90 माइनस 30 कर दीजिए, आपको इधर वाला ये कोण इतना पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए 90 माइनस 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, है ना। नहीं, 90 से 30 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम है, इसको समझ रहे हैं। ये क्या है, ये ए फॉर एयर, एयर मींस क्या है, वायु है। एल फॉर क्या है, लिक्विड, लिक्विड मींस द्रव, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो एल फॉर लिक्विड, लिक्विड मींस द्रव। दूसरा माध्यम कौन सा है, द्रव। तीसरा माध्यम जी फॉर ग्लास, ग्लास मींस कांच, ठीक। चौथा माध्यम क्या है, ए फॉर एयर, एयर मींस वायु या हवा, ठीक। तो ये क्या है, वायु है, ये द्रव है, ये ग्लास यानी कांच है, और ये क्या है, फिर से वायु है। आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसे आप देख रहे हैं कि इस साइड में लिखा हुआ है ना, तो वही मैंने इधर लिख दिया है समझाने के लिए केवल, ठीक। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट कर लिया। देखिए ये किसकी वैल्यू आएगी, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई वो हम इसको मान लेते हैं I1, I1 मान लेते हैं। I1 कितना आया है, 60 डिग्री आया। अब ये पहला माध्यम है ना, तो इसके लिए मैंने I1 लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया I1, यानी आपतन कोण निकाला है ना, इसलिए I1 लिख लिया है। तो 60 डिग्री आपका ये आ गया। अब इस वाले डायग्राम में दूसरा नीचे की कंडीशन लीजिए। अब ये आपतित किरण है, अपवर्तित भी तो होगी कहीं ना कहीं, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया आपको, ये दिया गया है कोण आपका 45 डिग्री, है ना। तो ये क्या है, अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। अब देखिए फिर ये वाला कोण कितना होगा, टोटल 90 डिग्री का होगा, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक कितना कोण होगा, 90 डिग्री। और 90 में से आधा आपको तोड़ करके दे दिया है, कितना, 45 दे दिया। तो ये कितना होगा, 45 डिग्री, यानी ये जो आपका कोण आर है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे, तो 90 माइनस 45 कर दीजिए, टोटल 90 होता है, 90 से 45 घटा दीजिए, आपको 45 मिल जाएगा। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी R1, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, ठीक। तो R1 कितना आ गया, R1 आ गया आपका 90 माइनस 45 किया है, तो ये कितना आ गया, 45, है कि नहीं। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए आपका ये जो यहां दिया गया है ना, फिर देखिए कितना दिया गया, 45 डिग्री। तो दूसरे वाले में भी हमें क्या करना है, पहले आप अभिलंब खींचिए। तो यहां से मैंने पैरेलल अभिलंब खींच दिया इस तरीके से, ये अभिलंब खींच दिया। तो यहां भी देख रहे हैं कि जो आई है वो कितना, वो जो आपका ये वाला कोण है वो कितना है, ये आपका 45 दिया है। और इसमें क्या होगा कि ये वाला कोण आपका आपतन कोण स्मॉल आई होगा, ऊपर वाला कोण होगा स्मॉल आई। तो यहाँ पर इसको I2 मान लेते, पहले वाले माध्यम के लिए I1 माना था, यहाँ पर I2 मान ले। तो ये क्या होगा, 45, टोटल कितना होगा 90, तो 90 माइनस 45 फिर से 45 आ जाएगा, यानी I2 का मान कितना आएगा, फिर से 45। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको, 90 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री, यानी I1 I2 जो आपका कितना है वो कितना आ गया, I2 आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये कितना है, अब ये क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा आपका R2 होगा कि नहीं होगा, ये वाला R2 अपवर्तित किरण के लिए, है कि नहीं। तो ये कितना दिया गया 60, और यहां से टोटल फिर कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। ये तो समझ पा रहे होंगे ना, ये जैसे बना हुआ होता तो ये 90 डिग्री टोटल कोण, ये 90 डिग्री टोटल कोण, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री, और 90 से ये वाला कोण आपको दिया 60, 90 से 60 घटा देंगे, तो 90 से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ये जो आपका R2 आएगा, ये बीच का कोण अपवर्तन कोण R2 इस माध्यम में कितना आएगा 30 डिग्री। तो R2 का मान कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक। अब तीसरे वाले में आ जाइए, तीसरा आपका यहां बना हुआ है, तीसरे वाले में आप अभिलंब खींच दीजिए, है ना। तो ये खींच दिया अभिलंब, फिर आपको पता चल गया ये वाला टोटल कोण कितना होगा 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होगा। तो टोटल 90 डिग्री होगा, है कितना दिया गया आपको 60, तो 90 माइनस 60 कर दीजिए, 30 आ जाएगा। ये क्या होगा I3 मान लीजिए इसको। तो यहां पर इसके लिए कर लेते हैं कि I3 के लिए क्या करना होगा, 90 माइनस
60 करना होगा, ये कितना मिल जाएगा आपको, 30 डिग्री मिल जाएगा। यानी I3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो I3 की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। उसी प्रकार से ये क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण R3 होगा। अब R3 का मान, तो फिर से टोटल कोण कितना होगा, 90 डिग्री। यानी यहां से यहां तक ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 से आपको 30 ये वाला दिया है, तो ये वाला एंगल निकाला, 90 से 30 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60। यानी यहां कर देंगे 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 60। यानी R3 कितना आ गया, 60। तो R3 कितना आ गया आपका, 60 आ गया, है ना। तो ये I1 I2 I3, I1 I1 R1, I2 R2, I3 R3 सब निकाल लिया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये I3 है ना, और ये क्या है आपका R3 है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना था। अब आपसे कहे किसके लिए रहा था, तो सवाल में आपसे कह रहा था कि जो ANL है या A म्यू L यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो चलिए लिख लेते हैं, A है ना, तो चाहे N लिख लीजिए चाहे L लिख लीजिए। यहाँ पर अपवर्तनांक के लिए चाहे आप म्यू ही सवाल वाला लिख लीजिएगा, मैंने N लिखा तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ANL क्या होगा, ANL देखिए ये क्या है, वायु है, और ये क्या है, द्रव का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखिए साइन आई कितना है, ये आपका है I, और I का मतलब I1। पहले वाले में I1 कितना आया था, ये देखिए 60 आया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन साइन I1 लिखा जाएगा। उसके बाद इसके साथ कौन होगा, साइन R1 होगा। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, साइन R1। दोनों की वैल्यू यहां पर रख लीजिए। साइन I1 की वैल्यू देखिए, I1 की वैल्यू कितनी है, 60। यानी ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 45, साइन 45 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहां पर √3/2 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा इसके, यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा बढ़ा करके √3/2। और साइन 45 का मान 1/√2, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि √3/2, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या करना है कि हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं √3/2, इंटू में क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये होगा ऊपर। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को हम फिर से √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहां पर कर देते हैं कि √3/√2 इंटू √2, और ये इंटू में क्या है, √2, तो एक रूट से रूट कट जाएगा। और √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान आपका होता है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, 1.732। आप यहां भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, √3/√2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1.26 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां से इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये आपका √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू 1.414, इनको दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 1.26 आपका आंसर मिल जाएगा। या आंसर आप √3/√2 लिख करके यहां भी छोड़ सकते हैं, या इनके वैल्यू देख करके सवाल अगर एग्जाम में आता तो आपको ये वैल्यू दी जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करवा देता हूं। दूसरे पार्ट में कह रहा था कि आपका जो LNG या L म्यू G यानी द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना करना है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी LNG, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना। तो यहां भी क्या करेंगे, अब देखिए द्रव कौन सा, ये वाला मीडियम है, और कांच कौन सा, ये वाला माध्यम है। तो द्रव वाले माध्यम और कांच वाले माध्यम को हमें लेना है। इसके लिए आपतन कोण देखिए यहाँ पर क्या है, I2 होगा। तो I2 की वैल्यू कितनी है, 45, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, साइन I2, और अपॉन क्या होगा इसके लिए, साइन R2। तो साइन I2 अपॉन R2, I2 का मान कितना है, तो यहां पर देखिए साइन I2 का मान है 45, R2 का मान कितना है, तो साइन ये आपका दिया गया है 30। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, 1/2। तो ये साइन 30 का मान इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√2
इंटू √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और एक √2 आपका बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आया √2, या √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो इस प्रकार से आपका द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना हो जाती है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया था। इसमें और भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो और भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन का आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां लिखा हुआ कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, यानी कोई प्रकाश किरण है वो निर्वात से स्मॉल n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। तब क्या हो रहा है, तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा हो जाता है। कहता कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो आपतन कोण का क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। यानी r की वैल्यू I के आधे हो जा रही है कि नहीं। यानी कि यहां पर क्या होगा कि जो r बराबर होगा वो I/2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हो जाता है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते। तो देखिए कोई भी माध्यम मान लेते हैं यहां पर। तो यहां से क्या है कि हमारी जो प्रकाश किरण है ना, वो यहां से मान लिया इस मीडियम से इस मीडियम में गई, है ना, दूसरे माध्यम में चली गई। n अपवर्तनांक वाला माध्यम यहाँ तो निर्वात है, मतलब सीधी रहेगी, तो इसको अभिलंब से हम क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक, यहां पर क्या होगा, ये आपका आपतन कोण होगा और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो कह रहा कि जो अपवर्तन कोण आपतन कोण का क्या है वो आधा हो जाता है। यानी r जो है आपका, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो r है आपका वो आपतन कोण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी यहां से I बराबर क्या आ जाएगा, I निकालना चाहे तो I बराबर आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका 2r। देखिए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें जो आपके अपवर्तनांक का फॉर्मूला है उसको लगा देना होगा। तो देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर sin I अपॉन sin r। तो sin I, अब देखिए I का मान कितना आया है, ये 2r आया है, तो I का मान यहां पर रख दीजिए। तो sin I का मान कितना है, 2r है कि नहीं, 2r हो गया। अब sin 2r का मतलब मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2a का, है ना। तो 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना। ये sin 2a का फॉर्मूला एक मैथ में होता है sin 2a, ये मैथ का फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर होता है ना 2 sin a इंटू cos a, है ना। तो a की जगह यहां पर क्या है, r है, तो वहां पर r ले लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अभी नीचे क्या हो जाएगा कि sin r हो जाएगा, ये होगा। अब इसका फॉर्मूला जो ये होता है यहां पर लगा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, n बराबर, है ना, क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 sin r। देखिए 2 sin r बनेगा इंटू cos r, ये बन जाएगा। और नीचे क्या है, sin r तो आपका पहले से ही, तो नीचे आपका sin r है। sin r से sin r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, 2 cos r। तो इस साइड में मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तो इस साइड में मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। यहां से क्या बचा कि n बराबर 2 cos r, ये बचेगा, निकालना है r निकाल लेना है। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, है ना, n/2, ये हमें मिल जाएगा। नहीं r बराबर cos इनवर्स, देखिए इसको पलटेंगे ना, तो cos है, cos यहां से r निकालना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, cos इधर चला आएगा, तो cos क्या हो जाएगा, cos की पावर कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगी। तो cos इनवर्स हो गया, ये क्या है, n के अपॉन में 2 आ गया, यानी n के बटे में 2 आ गया, ये हो गया। तो r बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, r बराबर वैल्यू आपकी ये आ गई। अब इसका मान क्या करना है, इसका मान समीकरण 1 में रख देना है, या i की जो वैल्यू आई थी वहां पर पुट कर देना। ये देखिए क्या था, i की वैल्यू है, तो यहां पर i की जगह पर ये रख दीजिए। तो 2 पहले से ही है, इसमें r की वैल्यू कितनी आई है, 2 cos इनवर्स, और क्या है, n/2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे आप, आंसर, यानी i बराबर 2 cos इनवर्स n/2, इसकी क्या हो जाएगी, ये
वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया हुआ है ना। तो इस प्रकार से आई बराबर 2 cos इनवर्स n/2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो आज मैंने जिस टॉपिक पर क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए हुए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।